हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th की हिंदी के 11th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन, और जिसके लेखक है दोस्तों मलयज जी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मलयज जी का परिचय के बारे में, यानी कि आपको इस वीडियो में इसका परिचय पूर्ण तरीका से एक्सप्लेन तथा जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। और इसका परिचय जो कि आपको पूरा ही डिफिकल्ट माध्यम से नहीं, उसको शॉर्ट माध्यम से ही समझाने का मैं बहुत अच्छा से प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम पास करते हुए आज का क्लास देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं मलयज जी का जन्म, यानी कि जन्म जो होता है दोस्तों पवित्र भूमि पर का आगमन हुआ था मलयज जी का। चलिए उस तिथि का नाम जान लीजिए, उसे डेट तिथि तो नहीं दिया है लेकिन ईस्वी का नाम दिया हुआ है दोस्तों। तो उस ईस्वी का नाम था दोस्तों 1935 ईस्वी, जो कि मलयज जी का जन्म उस ईस्वी को हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों निधन। निधन जो हुआ था दोस्तों 26 अप्रैल 1982 ईस्वी का हुआ था। निधन का अर्थ होता है कि उसका डेथ, उसका मृत्यु कब हो गया था, कब चल बसे वो पृथ्वी पे से। तो दोस्तों उस तिथि का नाम था 26 अप्रैल 1982 ईस्वी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं जन्म स्थान। जन्म स्थान मतलब होता है दोस्तों कि कहाँ उसका निवास स्थान था, कहाँ वह रहते थे, कहाँ उसकी पवित्र भूमि पर जन्म हुई थी। तो दोस्तों यही सब थे। तो उस जन्म स्थान यानी कि उस पवित्र भूमि का नाम है दोस्तों मुहई, जो कि अजमठ के उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए मूल नाम। दोस्तों मूल नाम जो होता है, जैसे कि हम लोग को एक अलग नाम से दिया जाता है, अपना एक अलग नाम रहता है। जैसे इसी तरह जैसे मान के चलिए आप ही का नाम कुछ और भी हो सकता है, कुछ और खास नाम हो सकता है। तो वही सब हुआ मूल नाम, अपना जो एक अलग से नाम, जन की घर पे आपको अलग नाम से पुकारते हैं और एक नाम अलग होता है। तो देखिए दोस्तों घर पे जो आपका नाम से पुकारा जाता है उसी को मूल नाम कहा जाता है। तो यही हो गया आपका मूल नाम। तो उसका मूल नाम था दोस्तों भरत जी श्रीवास्तव। हमारे मलयज जी का क्या नाम था मूल नाम? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव। एक बार फिर से सुनिए, मलयज जी का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव, यही थे उसके मूल नाम। चलिए आगे देख लीजिए माता पिता। इसके माता का नाम था दोस्तों प्रभावती, एवं इसके पिताजी का नाम था दोस्तों त्रिलोकी नाथ वर्मा। तो एक बार फिर सुन लीजिए, इसके माता जी का नाम था प्रभावती देवी जी, एवं इसके पिताजी का नाम था त्रिलोकनाथ वर्मा। तो चलिए दोस्तों हो गया इसके माताजी एवं पिताजी के नाम। चलिए आगे देख लीजिए इसकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ खत्म हुई, क्या क्या इन्होंने अपना लाइफ में शिक्षा हासिल की। तो चलिए देख लीजिए एक बार दोस्तों इसकी शिक्षा एमए दोस्तों इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से अपना कंप्लीट किए, अपना संपन्न किए, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी है। तो दोस्तों हो गया एमए इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से किया, वो भी इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश में। तो चलिए ये तो हो गया अपना। तो चलिए आगे देख लीजिए, यही बस उन्होंने एमए तक ही पढ़ाई की अंग्रेजी मीडियम से। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से उन्होंने अपना एमए कंप्लीट कर लिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए ये हो गया उसकी शिक्षा। तो बस एमए तक ही पढ़े हैं हमारे मलयज जी। चलिए आगे देख लीजिए विशेष। इसके कुछ विशेष, अपना कुछ विशेष होता है। विशेष का अर्थ होता है आप कुछ विशेष प्रकार के आदमी जो होता है तो उसके कुछ विशेष गुण होते हैं। उसी तरह हमारे मलयज जी भी विशेष प्रकार के आदमी थे, अपना विशेष उसके कुछ गुण लक्षण थे। तो चलिए एक बार देख लीजिए विशेष प्रकार के हमारे मलयज जी के बारे में, उसके कुछ विशेष अपना जो भी था दिनचर्या, अपन जो भी बोलिए। तो चलिए देख लीजिए एक बार। छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित, मतलब हो गया दोस्तों छात्र जीवन में जो था, मतलब अपना लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जो होता है ना दोस्तों, तो उसी तरह दोस्तों हमारे जो मलयज जी थे यानी कि श्रीवास्तव जी, जो भी बोलिए उसके मूल नाम है श्रीवास्तव जी, याद रखिएगा। तो दोस्तों उन्होंने क्षय एक रोग का नाम है, उसी रोग से ग्रसित थे, यानी कि उसी रोग से अपना वो लड़ रहे थे, जो भी बोलिए। तो मतलब छात्र जीवन स्टूडेंट लाइफ में अपना उसी रोग से ग्रसित थे, उसी रोग से अपना लड़ रहे थे, समझ गए ना। तो चलिए आगे देख लीजिए। ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा। दोस्तों उसके जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये जान लीजिए। तो ये ऑपरेशन होता है जब भी कोई मतलब कोई चीज होता है या आपको कोई बीमारी सब हो जाता है, उसको काट के पूरा जो अपना बॉडी वगैरह सबको काट के उसके जो अंदर के कोई बॉडी पार्ट अगर खराब हो जाता है उसको निकाला जाता है काट के, या आपको नहीं कुछ बॉडी का पार्ट लाया जाता है तो उसके लिए आपको जो काटा जाता है फिर सिलाया जाता है, उसी को ऑपरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों यही हो गया उसका। तो दोस्तों उसके ऑपरेशन के दौरान जो है दोस्तों एक फेफड़ा काट के निकाल दिया गया था। फेफड़ा समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो भी समझिए, बायोलॉजी वाला भैया सब समझ गए होंगे। तो चलिए नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, फेफड़ा सब समझते हैं। तो चलिए आगे देख लीजिए।
शेष जीवन में दुर्लभ स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं से सहारे जीते रहते। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि वो अपना एक बीमारी से जूझते हुए अपना जो भी था अपनी अपनी दिनचर्या में बीमारी से लड़ते हुए, जो कि दवाई के सहारे उसकी जीवन चला करती थी, अपनी वो जो है अपनी जो लाइफ स्टाइल थी उसमें उसको बीमारी से ग्रसित रहने के कारण, दवाई के कारण ही उसका जीवन चल पाता था। तो चलिए समझ गए, ये बहुत ही बारीकी से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट शेयर एंड लाइक तो जरूर करिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं आगे, बात की बात है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए स्वभाव, अंतर्मुखी। देखिए दोस्तों उसका कुछ स्वभाव, देखिए स्वभाव का अर्थ होता है आपका नेचर, मतलब नेचर ही नेचर इसका इंग्लिश हो गया। तो देखिए दोस्तों स्वभाव आपके अंदर मतलब क्या अवगुण है, क्या गुण है। तो गुण जो होता है उसके स्वभाव, देखिए गुण आपके अंदर में क्या हैबिट्स है, आप क्या क्या मतलब अच्छा, क्या क्या आपके अंदर अच्छा विचार है, तो उसी को स्वभाव कहा जाता है। आपके स्वभाव अगर अच्छा कहा जाता है ना, अच्छा स्वभाव का व्यक्ति बहुत ही संस्कारी होते हैं। तो चलिए यही कुछ थे, तो चलिए उसके कुछ स्वभाव देख लेते हैं, क्या क्या उसके स्वभाव थे, क्या क्या अपना वो विचार प्रकट किए अपने स्वभाव के जरिए। चलिए देख लीजिए। अंतर्मुखी प्राय अवसादग्रस्त किंतु कठिन जीव विषाद धर्मी गंभीर एकांतरी और मृतभाषी थी। कहने का अर्थ है दोस्तों, देखिए एकांतरिक प्रिय का मतलब होता है कि एकांत प्रिय, मतलब एकांत में रहना प्रिय अपना वो पसंद कर देते हैं, मतलब एकांत में जहाँ हल्ला वगैरह सब नहीं होता है। देखिए आजकल का तो वैसे तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, हल्ला गुल्ला होते रहता है, तो क्या कीजिएगा। देखिए वो लेकिन अलग स्वभाव के थे हमारे मल्य जी यानी कि श्रीवास्तव जी, एक अलग ही स्वभाव के थे, एकांत में रहना अपना पसंद करते थे, समझ रहे ना। तो यही सब था उसका कुछ हैबिट। और कम बोलना यानी कि मितभाषी, यानी कम बोलना प्रिय अपना वो समझते थे। अच्छा मतलब कम बोलना भी चाहिए हम लोग को, क्योंकि समझिए जो कम बोलता है ना बहुत आगे जाता है, समझ रहे हो, अब समझ ही गए होंगे। चलिए कम बोलते थे, अपना वो मितभाषी थे। और दोस्तों उसका कठिन जीव विषाद धर्मी था। कहने करता है कठिन जीवन उन्होंने जिए। कठिन जीवन का अर्थ होता है तो अपने परिश्रम किए, अपने परिश्रम के सहारे उन्होंने अपने बलबूते के सहारे अपना जो भी थे वो रहे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। विशिष्ट संपर्क, उसके कुछ विशेष प्रकार के संपर्क रहे। जैसे देखिए दोस्तों हमारे दोस्त वगैरह सब होते हैं, उसी तरह उसके कुछ विशेष संपर्क थे, विशेष आदमी से कांटेक्ट थे, समझ गए ना। तो चलिए इसके देख लेते हैं विशेष संपर्क में कौन कौन थे। देखिए पहला हो गया शमशेर बहादुर सिंह, और दूसरा हो गया दोस्तों विजय देव नारायण सानी परिमल संस्था जो कि इलाहाबाद में है। तो यही सब हो गया दोस्तों उसके कुछ विशेष संपर्क। तो चलिए इसकी वृत्ति देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या वृत्ति लिखी, क्या क्या किया। चलिए देख लीजिए एक बार। तो देखिए वृत्ति, कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन किए। कहने का दोस्तों कुछ दिनों तक उन्होंने केपी कॉलेज जो कि इलाहाबाद में है, उन्होंने अपना वो प्रधानाध्यापक का पोस्ट संभाला। अपना वो प्रधानाध्यापक एक समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक टीचर मान लीजिए, टीचर की तरह होता है, अपना उप टीचर माना जाता है, मतलब टीचर के हाई लेवल के होते हैं, तो शिक्षक ही माने जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ऊपर वाले रैंक के होते हैं, समझ गए ना। पूरा स्कूल को जो संभालता है ना उसी को कहा जाता है, समझ गए ना, प्रधानाचार्य। तो यही हो गया। तो जिसको तो चलिए ये सब हो गया अपना प्रधानाचार्य के बारे में। उन्होंने केपी कॉलेज में जो कि इलाहाबाद में, उन्होंने अपना प्रधानाचार्य का पोस्ट संभाला, यानी कि प्राध्यापन भी किए, पढ़ाने का काम भी किए, अपना वो टीचर वगैरह सब में भी रहे। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए दोस्तों आगे है 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादन विभाग में नौकरी की। दोस्तों 1964 ईस्वी में कृषि विभाग में उन्होंने अपना एक भारत सरकार द्वारा अपना एक थोड़ा सा नौकरी भी किया। 1964 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, कृषि विभाग में उन्होंने 1964 ईस्वी में नौकरी यानी कि जॉब भी किए हमारे भारत सरकार मंत्रालय में, समझ गए ना। तो चलिए अंग्रेजी पत्रिका में, ये भी याद रखिएगा, अंग्रेजी पत्रिका में मल्लिक जी, हमारे श्रीवास्तव जी जो है मल्लिक जी, उन्होंने 1964 ईस्वी में अंग्रेजी पत्रिकाओं में भारत सरकार के लिए अपना नौकरी की है। चलिए आगे देख लीजिए। विशेष अभिरुचि, उसके कुछ अभिरुचि थे, वो भी विशेष प्रकार मतलब होता है दोस्तों, आप जिसको रुचि होता है, रुचि सब चीज में होता है, काहे नहीं होगा मतलब काहे नहीं होगा ये तो अलग की बात है। आपको जैसे देखिए किसी का रुचि होता है, जब मान के चलिए आपको मैथ पढ़ने में मन लगता है, हिंदी पढ़ने में मन लगता है, कुछ भी चीज पढ़ने में मन लगता है, तो उसी में आपको विशेष रुचि, यानी कि सबसे ज्यादा आपको उसी में मन लगता है, उसी प्रकार का हो गया। इसके कुछ विशेष रुचि, मतलब मल्लिक जी के कुछ विशेष रुचि किस प्रकार थे, ये जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लीजिए एक बार। विशेष अभिरुचि, ड्राइंग और स्केचिंग। ड्राइंग होता है दोस्तों, आप जैसे कुछ चित्र वगैरह सब बनाते हैं, कुछ अपना एक अलग डिजाइन सब बनाते रहते हैं, तो उसी को कहा जाता है ड्राइंग, अपना समझ गए होंगे। स्केचिंग तो यही सब था उसका।
अपना विशेष रुचि। और आगे देखिए संगीत कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि, मतलब संगीत में भी उसका था, कला प्रदर्शनी में और सिनेमा में भी बहुत सारे उसके अभिरुचि थे। तो यही सब उसके विशेष, यानी कि सब उसकी रुचि तो सब चीज में थी, लेकिन ये उसके विशेष अभिरुचि में आते हैं। चलिए देखिए उसको संपादन, इसके किन किया संपादन किया इन्होंने हमारे मल्यज जी ने अपने जीवन में। चलिए ये देख लेते हैं। संपादन लहर कविता विशेषक जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। शमशेर पुस्तक की सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना के साथ संपादन किए। कहने का दोस्तों इन्होंने पहला लहर कविता संवेदन जो कि 1960 ईस्वी में प्रस्तुत किए, अपना प्रकाशित किए। तो चलिए आगे देख लीजिए। शमशेर पुस्तक और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ इन्होंने एक और संपादन किए। तो चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों कि कृतियां, इन्होंने क्या क्या कृतियां लिखी है अपनी लाइफ में। तो चलिए इसके लाइफ स्टाइल में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या अपने लाइफ स्टाइल में कृतियां को शामिल किया। तो चलिए देख लीजिए। कविता 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 के मामले में कि कविता इन्होंने कितना 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 कविता अपना रचना किए। तो चलिए ये जान लेते हैं बिल्कुल बारीकी से, कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। जख्म पर धूल, दोस्तों जख्म पर धूल एक कविता का नाम था जो कि हमारे मल्यज जी की रचना है, जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित किए गए थे। तो समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने होने पर प्रकाशित करता हुआ, ये भी एक कविता का नाम है, अपने होते हुए भी और प्रकाशित करता हुआ। तो ये एक कविता का नाम है जो कि 1980 ईस्वी में प्रकाशित किए थे हमारे मल्यज जी। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। देखिए इसके आलोचना भी, जैसे कविता कहानी सब होता है उसी तरह आलोचना भी होता है। तो देख लीजिए कि आलोचना इन्होंने क्या क्या आलोचना लिखी। तो कविता के साक्षात्कार, पहला आलोचना है इसका कविता के साक्षात्कार जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सही सुने आप दोस्तों, इसके कविता का जो साक्षात्कार आलोचना है 1979 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। संपाद और एकालाप जो कि 1984 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दूसरा आलोचना हो गया दोस्तों संवाद और एकलाप जो कि 1984 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और तीसरा आलोचना हो गया दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जो कि 1987 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था। आलोचना दोस्तों एक रामचंद्र शुक्ल जी नामक एक आलोचना है जो कि 1987, एक लेखक का भी नाम है, लेकिन लेखक का जो है ना दोस्तों इसमें लेखक नहीं है, इसमें रामचंद्र शुक्ल जी का जो है ना आलोचना, एक रामचंद्र शुक्ल नामक एक आलोचना इन्होंने अपनी लिखी जो कि 1987 ईस्वी में प्रकाशित किए गए। तो समझ गए होंगे ये एक कोई राइटर नहीं थे रामचंद्र शुक्ल जी, इसमें यानी कि ये आलोचना है, मल्यज के चैप्टर में ये आलोचना है, बाद में जो हो नहीं हो 1987 ईस्वी में जिन्होंने इन्होंने ये अपना लिखा प्रकाशित किया जो बोलिए। तो चलिए सृजनात्मक गद्य, हंसते हुए मेरा अकेलापन। दोस्तों सृजनात्मक गद्य क्या होता है, सार्वजनिक गद्य खंड। तो गद्य जो अपना लिखते हैं जिसका कविता कहानी सब होता है ना उसी तरह गद्य भी होता है। तो उन्होंने दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ना दोस्तों अपने 1987 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। समझ रहे ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। डायरी 3 खंड संपादन जो कि डॉक्टर नवंबर सिंह। तो चलिए इसके आगे पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों इसके आगे जो है ना उतना ज्यादा एक्सप्लेन जो है ना अपना भाषा तरह दिया है, जो भी एक्सप्लेन था ये तो हो गया। चलिए आगे फिर भी मैं देख रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आगे। सन 1960 के आसपास नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में मल्यज का उदय एक कवि के रूप में हुआ था। कहने का अर्थ है दोस्तों 1960 के ईस्वी के जो है आसपास नई दिल्ली में आंदोलन का अंतिम दौर जब चल रहा था तो मल्यज जी का उदय एक कविता के रूप में प्रकाशित कवि के रूप में हुआ था, मतलब विकास हुआ था जो भी बोलिए आंदोलन के दौरान मल्यज जी का उदय, यानी उदय का अर्थ ही होता है विकास, जो भी बोलिए वही होता है, जो भी नहीं बोलिए विकास वगैरह सब यही सब होता है। आरंभ में भाषा रचना शैली की संवेदना के तल पर वे नई कविता प्रवार्थी रूपों में प्रभाव में थे, किंतु आगे के सामाजिक राजनीतिक विकास के आसपास साथ आए साहित्य यथार्थ संबंधी परिवर्तनों के बीच एक और वे अपनी कविता में रचना दर रचना अनेक महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरते रहे। कहने का अर्थ तो अपनी रचना में बदलाव करते रहे, महत्वपूर्ण बदलाव जो सब उसको लगा के अच्छा लगता है वो अपना मतलब जो भी उसको बदलाव किए अपना करते रहे लगातार और अपना महत्वपूर्ण बदलाव करते रहे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरी ओर उनकी आलोचना और विकास हुआ और कविता की रचना दर महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरते और दूसरी ओर आलोचना का विकास हुआ। यहाँ से हो गया दोस्तों दूसरी ओर उनकी आलोचना का विकास हुआ। विकास मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, दूसरी ओर उसकी आलोचना का विकास मतलब अपना लोग उसका जो मतलब आलोचना लिखे थे उसके विकास, यानी कि दोस्तों हो गया अपना कोई चीज का विकास, यानी विकास जो हो गया दोस्तों आप जैसे देखिए आदमी का ही विकास होता है, आप मान के लिए आपका मस्तिष्क विकास होता है, आपको नॉलेज प्राप्त होता है। उसी तरह आलोचना उसके लोग और पढ़ने लगे मतलब जो भी था, तो उसी तरह उसका विकास हो गया। आलोचना में उसकी एक नई
दिशा मोड़ आ गई और उन्होंने अपना मतलब उसका विकास हो गया, समझ रहे हो। चलिए आगे देख लें 7वें 8वें दशक की उपलब्धियों कही जा सकती है। कहने का अर्थ है दोस्तों उसका जो विकास हुआ 7वें 8वें दशक के बीच हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। कवि के रूप में सृजन प्रक्रिया के दौरान वे जो कुछ अनुभव करते थे उसी के निरीक्षण प्रोजेक्शन के द्वारा आलोचना में रूपांतरित करते थे। मतलब वो जो अपना निरीक्षण प्रोजेक्शन मतलब होता है जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हमारे साइंटिस्ट महोदय सब जो होता है ना, तो वो सब अपना प्रयोग करते थे, उसी तरह निरीक्षण प्रोजेक्शन होता रहता है। मतलब अपना जो भी कुछ करते थे ना उसमें निरीक्षण प्रोजेक्शन करते रहते थे। तो वही हो गया, तो अपना निरीक्षण प्रोजेक्शन करते रहे, अपना बदलाव करते रहे, अपना आलोचना में रूपांतरित करते रहे, बदलाव करते रहे, बस। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार मुक्तिबोध की तरह उनकी कविताएं और आलोचना एक समग्र सृजन प्रक्रिया दुर्वेदी अभिव्यक्तियों के रूप में एक दूसरे के साक्ष्य या प्रमाण तरह विकसित हुई। कहने का अर्थ है दोस्तों उसकी जो आलोचना में एक प्रकार की वृद्धि होगी, अपने प्रकाशित होगी, दुर्वेदी अभिव्यक्तियों के रूप में एक दूसरे के साक्ष्य या प्रमाण की तरह विकसित हुई। और मल्यज जी के लिए कविता और स्वभावतः आलोचना भी व्यक्ति के भीतर और बाहर की परंपरा तो अवधारणाओं की एक अखंड करती है, रूपांतरण ग्रहण करती है। उसके बाद जो दोस्तों आलोचना एक व्यक्ति के रूप में अपना जो अलग हुआ, उसके जो परंपरा और अवधारणाओं के बीच जो है ना दोस्तों अपना एक अखंड प्रकाशित हुए, रूपांतर प्रकाशित हुए एक कवि के रूप में, जहाँ अपने काव्यानुभूति के उन रासायनिक तत्वों और प्रक्रियाओं के प्रति सचेत और जागरूक रहते, जिनमें परिवेश और बड़ा यथार्थ और अभिनव एक आलोचना के रूप में वे तीक्ष्ण, संवेदनशील और गहन मानवीय है। चलिए आगे देख लेते दोस्तों, बस थोड़ा देखिए पढ़ के सुना देता हूँ, आप खुद से भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो मैन होगा वही मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब हर जगह एक्सप्लेन करूँ वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में बहुत, इसलिए पढ़ के सुना देता हूँ। जो भी लगता है मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत है वो कर देते हैं, समझ रहे ना। तो सब वैसे परीक्षा में इतना डिफिकल्ट इतना अंदर नहीं जाएगा बुक का, समझ रहे ना। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़िए और अपना से पढ़ने का प्रयास कीजिए। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी है, समझ रहे हो। चलिए आगे देख लीजिए। लगाव के साथ रचना और आंतरिक संसार में उतर कर सृजनात्मक स्रोतों, संश्लेषण और प्रक्रियाओं और सहजता, सहानुभूति एवं सहज बौद्धिकताओं के साथ दृष्टि जमाए रखें। दोस्तों उन्होंने अपना दृष्टि जमाए रखे, अपना क्योंकि जो सहानुभूति के दौरान, बौद्धिकता के दौरान संसार में अपनी दृष्टि जमाए रखे, अपना मतलब जो भी बोलिए, अपना मतलब लगातार अपना जो भी था सब कुछ कर रहे थे, अपनी आलोचना वगैरह सब प्रकाशित कर रहे थे, यही सब हो गया, दृष्टि जमाए रखे। चलिए आगे देख लेते हैं। सहज ही उनकी आलोचना कविता के समतुल्य सुख पर होता है। अपने जीवन के अंतिम 10-1 वर्षों में कवि आलोचना अशोक वाजपेयी के दौरान और उनके संपादन की निकलने वाली पत्रिकाओं पूर्वग्रह से जुड़कर उन्होंने हिंदी आलोचना में आई जड़ता और परिजीविता और छद्म के विरुद्ध सर्जनात्मक आलोचना और आयन और अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई। कहने का अर्थ है दोस्तों अपनी आलोचना के दौरान उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, कहने का अर्थ है, तो यही समझ रहे। चलिए आगे देख लीजिए। 8वें दशक की हिंदी की आलोचना की नई भाषा, नई तकनीक, नई विश्लेषण पद्धति, एक स्फूर्ति रचना उष्मा देने में मल्यज की भूमिका रेखांकित करने योग्य रचना की भाषा, संगमता, अनुभूति और सृजनात्मक तनाव और अंतर्दृष्टि। देखिए तो इतना ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। ये सब कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब फिर जिसके आगे चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे जरूर, क्योंकि दोस्तों ये सब आपको जो है बोर्ड की दृष्टि से नहीं भी है, वैसे भी नहीं पूछे जाते, समझ रहे ना। तो दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे ना। एक मिनट। तो यही हो गया। और देखिए दोस्तों थोड़ा हल्ला हो रहा है, इसीलिए मैक को पास में रख लेते हैं, समझ रहे ना, ताकि आपको आवाज ठीक से पहुंचा सके, समझ रहे ना। चलिए आगे देख लेते हैं। साहित्य में परिवर्तन और विकास की सहायता नहीं होती है, वह विकास और भी समाज का प्रयोग से प्रभावित करते हैं। तो 20वीं सदी के अंतिम दशकों से शुरू हुआ और परिवर्तन और विकास की सिलसिला अभी जारी है। इसे समझने के लिए कला, साहित्य और समाज के एक साथ संप्रता और पक्षधर प्रवाहों से मुक्त होकर देखना होगा। मल्यज जैसे लेखक और उनके साहित्य की यही सिखावन है। मल्यज की कविता और आलोचना कम महत्वपूर्ण नहीं, उनकी डायरियाँ। दोस्तों कहने का अर्थ दोस्तों मल्यज जी जो हमारे थे उनके डायरियाँ और जो आलोचना थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, समझ रहे ना। कम महत्वपूर्ण नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। चलिए आगे देख लेते हैं। एक प्रतिभाशाली, संवेदनशील कवि, आलोचना और आत्मनिर्भर के वे प्रशासनिक अंतर्ग्रस्त साक्षी थे। मतलब वो जो था ना उसका जो संवेदनशील प्रभावशाली आलोचना थे ना वो एक अलग ही प्रकार के थे, समझ रहे ना। तो मतलब अपना अलग ही दृष्टिकोण से
अच्छा लगता था सबको। तो समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं। उन्हें पढ़कर यह जानना और अनुभव कर पाना संभव होता है कि साहित्य क्रम निरा शब्द व्यापार नहीं है। साहित्य लिखने और साहित्य बनने के लिए लिखने और पढ़े जीवन भी कितना सजग, सावधान और स्वाधीनता होना जरूरी है। कहने का तो साहित्य और वगैरह सब लिखने के लिए जीवन को भी सजग उतना ही रखना पड़ता है जितना कि, समझ लेना, रखना पड़ता है। मतलब सजग समझ लेना। सजग मतलब होता है आपको जो है ना पूरा एक्टिवेट रहना पड़ेगा, एक्टिवेट ही रहना पड़ेगा आपको दिमाग को लेकर, समझ लेना। तो यही हो गया आपको सजग रहना। तो चलिए, आप इतना 12th के विद्यार्थी समझ गए होंगे, इतना कोई खास बात नहीं है सब में। तो साहित्य लिखने वाले साहित्य बनाने के लिए सजग रहना पड़ता है। सावधान और स्वाधीनता भी जरूरी है इसमें। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारनशील होना चाहिए। व्यक्ति के क्या दायित्व है और अपने दायित्व को जो है ना दोस्तों, अपने दायित्व को प्रति कैसा लगाव और कैसा सिद्धांत होना चाहिए प्रस्तुत है। मल्लेश की डायरी के कुछ छोटे अंश हैं। इनमें से लगभग 1500 पृष्ठों के फलों के मल्लेश की डायरियों में एक छोटी सी झलक मिलती है। मतलब 1500 जो था उसका पेज अपना डायरी था, तो उसमें से एक छोटी सी झलक निकाली गई जो कि महत्वपूर्ण थे। तो वहीं चलिए पढ़ेंगे इसके हंसते हुए मेरा अकेलापन दूसरा दिन। देखिए एक छोटा सा कोटेशन है, जब इतना सुन लिए तो इतना और सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं एक्सप्लेन इसमें इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि देखिए दोस्तों होता है क्या, देखिए इस सब में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी एक्सप्लेन होता है ना, देखिए शिक्षा में हो जाता है, उसका जो शिक्षा था, जन्म था, मतलब इसी सब में एक्सप्लेन हो जाता है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वही सब पूछे जाते हैं, लेकिन बस ये सब पढ़ के सुनाता है। जितना इसमें भी जो लगता है एक्सप्लेन कर लूँ मैं तो कर देता हूँ, समझ रहे ना। तो जो मुझे लगता है कि आप लोग को तो इसमें उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे ना। थोड़ा बहुत तो चल जाता है उतना। तो देखिए विजय कुमार का एक छोटा सा कोटेशन है, बस 10 लाइन का, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बस छोटा सा एक बार सुन लीजिए कि मल्लेश अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। कहने का था दोस्तों, हमारे मल्लेश जैसे बोले कि आत्मसजग मतलब अपना एक अलग ही प्रकार की एक्टिविटी रखते थे शरीर में, आत्मा मतलब अलग ही तरह की एक्टिविटी रखते थे। और बौद्धिक मतलब बहुत ही ज्यादा बौद्धिक मतलब समझ, बौद्धिक मतलब हो गया बहुत ज्यादा अपना लगाव रखते थे। बुद्धि सब मतलब जो भी होता है सबसे लगाव रखते थे। अपना जो भी डायरी वगैरह सब लिखते थे उस सबसे बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। डायरी लिखना मनुष्य के लिए जीवन जीने की कर्म जैसा था। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो अपना डायरी लिखते थे उसमें जो है ना दोस्तों अपना एक मतलब बना लिया था कि हम जो है ना डायरी लिखते हैं तो ये हमारा कर्म जैसा हो गया। देखिए दोस्तों, जैसे खाते हैं तो उसे वो अपना एक कर्म बना लेते हैं डायरी लिखना। डायरी देखिए दोस्तों, डायरी तो सबको लिखना चाहिए। डायरी देखिए, डायरी जैसे जब तक नहीं लिखे तब तो आपको कुछ पता नहीं चलता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इससे डायरी लिखने की आदत तो वैसे तो मेरा तो है, लेकिन आप सब भी डाल लीजिए। तो डाल लीजिएगा तो भी नहीं डालिएगा तो कोई बात नहीं है। डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951, देखिए उसी जमाने के लोग थे। 1951 ईस्वी की, समझ रहे ना। 1951 ईस्वी में डायरी लिखे। तो हम आजकल के नए जमाने के लोग हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हम तो चलाते हैं, लेकिन साथ में अपना डायरी भी लिख लेते हैं। चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खूब चलाइए, मन से चलेगा। एक्चुअली पढ़ लेते हैं उसके बाद चलाइएगा। जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी तो डायरी लिखने के सिलसिला 9 अप्रैल 1982 ईस्वी तक चलता रहा। जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो अर्थात 47 वर्ष तक जीवन में 32 साल तक मल्लेश ने डायरी लिखी। दोस्तों उन्होंने 47 साल अपनी लाइफ जी, अपनी लाइफ को एंजॉय लिए, और जो भी उसके थे उस जो भी लाइफ थी उन्होंने 37 वर्ष उन्होंने अपना डायरी लिखने में गवा दिए। मतलब गवा नहीं दिए, मतलब डायरी लिख रहे थे, समझ रहे हो। तो डायरी लिखिए अपना, वो भी 32 वर्ष उन्होंने अपना डायरी में लिखे मल्लेश जी हमारे, यानी कि श्रीवास्तव जी। चलिए आगे देख लेते हैं। डायरी के पृष्ठ कवि आलोचना मल्लेश के समय की उथल पुथल और उनके अनेक जीवन की तकलीफों को बेचाने और साथ एक सहारा रिश्ता बनाता। और इस डायरी से अशोध भारतीय लेखकों के परिवेश के आप उसकी समस्त जटिलों को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, डायरी जो होता है ना, किसी के आपकी समस्या सब जो होती है, देखिए कोई सुनने वाला आजकल के ज़माने में नहीं है, और पहले के ज़माने में नहीं, किसी ज़माने में नहीं हुआ करते थे। तो देखिए सबसे अच्छा आपको डायरी होता है। डायरी में आप लिखिए, आप खुद से पढ़िए। देखिए आप खुद जब अकेला, देखिए अकेला रहना उतना आसान तो सबके पास की बात नहीं है। अकेला देखिए, अकेला जीवन में तो अकेला ही रहना पड़ता है, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी सोचिए, अकेला रहने की आदत कम डालिए। देखिए अकेला रहना बहुत अच्छी। देखिए पढ़ाई लिखाई जब भी कीजिए ना तो अकेले में कीजिए, लेकिन जब भी रहिए ना, देखिए खास कर किशोरावस्था वाले मेरे दोस्त को, देखिए अकेला नहीं रहिए। जैसे आपको कोई दोस्त है, लड़का में लड़की में नहीं, गलत चीज़ मत सोचिएगा, समझ रहे ना। तो देखिए वो सब जो होता है ना उसमें, देखिए इस समय अकेला रहना खास नहीं, आपके दिमाग में निगेटिव मतलब कुछ अजब तरह का मतलब निगेटिव माइंड सब चलता रहता है। तो इस एज में होता है 12 से 24 22 के आसपास के एज में। तो इस सब में थोड़ा सजग रहिए, उससे मुझको क्या है, आप अच्छे से रहिएगा, यही ना मैं चाहूँगा।
तो इसीलिए बता दिया। तो आप सुधरने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अकेला रहिए, पढ़ाई वक्त पढ़ाई करते रहिए और अकेला रहने की आदत डालिए पढ़ाई करते टाइम। लेकिन दो आदमी जब रहिएगा ना पढ़ाई करते टाइम, तो आपको जो है ना कभी मन करेगा ये बात वो बात, मतलब ये वो बात बोलते रहेंगे, कभी इसका बात कभी उसका बात। तो इस तरह में पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, वो भी पढ़ता है, वो भी आपके साथ पढ़ता है तो नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखिए, पढ़ाई करते टाइम अक्सर अकेला ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अकेला ही पढ़ने में। आपको ही लगता होगा तो ठीक है, लगता है तो भी ठीक, नहीं लगता है तो। लेकिन पढ़ाई माहौल होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो माहौल रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ाई हो जाएगा अच्छा ढंग से, उस तरह का माहौल रहेगा तो दिक्कत की बात नहीं मेरे दोस्त। देखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेंशन देखिए, कर्म करना हमारा धर्म है। तो कर्म कीजिए ना, कर्म ही पूजा है, समझ रहे हो। तो कर्म कीजिए ना, फल की चिंता काहे लिखे हैं, काहे ले रहे हैं, समझ रहे हो ना। कर्म अच्छा कीजिएगा तो फल भी अच्छा मिलेगा, कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, रियल भी बात है। तो यही सब होता है। देखिए, प्रॉब्लम से भागिए नहीं, प्रॉब्लम से पूरा मतलब लड़िए। प्रॉब्लम से जब तक लड़िएगा नहीं ना, तब तक जो है ना आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। और सफलता ही सफलता का चाबी है। तो असफल जब तक नहीं होइएगा, सफल कहाँ से होइएगा। आप असफल जब तक आप गलती करिएगा नहीं, तब तो नया चीज़ सीखिएगा कहाँ से। आप कभी गाली दिए, मान के चले, आप वैसे तो नहीं देना चाहिए, लेकिन देखिए मान के चलिए आप कभी गाली नहीं दीजिए, तो आपको कौन बताएगा गाली नहीं देना चाहिए। उसी तरह दोस्तों इस तरह होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब आप दिल पे नहीं लीजिएगा, समझ रहे हैं। दिल पे मतलब उतना ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे हैं वो भी ठीक है, जो बुरे हैं वो भी ठीक, वो भी नहीं ठीक है, वो सुधारने का प्रयास कीजिए। तो यही थे आज का वीडियो और आज का सेशन। देखिए दोस्तों, एक्सप्लेन करने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसमें, लेकिन फिर भी जितना मुझको लगता है उतना एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जितना नॉलेज है आपके भाई के पास उतना ही ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नया पार्ट इसका मिल जाएगा, जिसमें हंसते हुए मेरा अकेलापन ये पूरा करके सुनाया है। उसमें दोस्तों पूर्ण तरह से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, समझ रहे ना। तो दिक्कत की बात नहीं है। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नई मनोभावना के साथ। तब तक आपको अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बहुत अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो राम भरोसा हिंदू होटल है। चलिए, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए